Hello student, welcome to Chemistry Planets. Today we are going to discuss about some basic concept of chemistry, also known as mole concept or basic concept. It is a chapter 1, it means first chapter of class 11th. In this chapter, we are mainly focused on the important topic that will be mole concept, limiting reagent, equivalent weight and factor or valence factor, law of equivalence, as well as empirical and molecular formula, percentage of free SO3 in oleum. This topic will be discussed today. Okay, apart from this, we will also discuss about law of chemical combination. Accordingly, we are going to start the first topic, that is a mole concept. Mole concept. Okay, one mole is represented in the form of atom, molecules और आयन. एक मोल को अपन एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर बात करें एटम के लिए तो 1 ग्राम एटम को अपन 1 मोल के तौर में बोलते हैं. फॉर मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल. फॉर आयन 1 ग्राम आयन्स. इन सब तरीके से अपन मोल को रिप्रेजेंट करते हैं. और कैलकुलेट करने के लिए आपसे कोई पूछे कि आप बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मोल्स ऑफ गैस हैं, कितने मोल्स ऑफ एटम, कितने मोल्स ऑफ मतलब मॉलिक्यूल, आयंस, अलग अलग चीज़. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के आपको रिस्पेक्ट में क्या है, तो इन सब बातों का कैलकुलेशन यहाँ पे अपन देखने वाले हैं. चलिए आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के ऊपर. तो मोल कैन बी कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग मैनर्स. फर्स्ट, number of moles of molecule equal to weight of substance in a gram divided by molecular weight. Similarly, number of moles of atom equal to weight of substance in gram divided by atomic weight. Similarly, number of moles of gases equal to volume of gas at NTP in liter divided by 22.4. इसको अपन इसलिए लिया गया कि कोई भी गैस एनटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एक मोल में. क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट एनटीपी. और एनटीपी जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे मेजर किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. फिर बढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन इन द टर्म ऑफ एवोगाड्रोज नंबर. ओके, सो फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन divided by Avogadro constant या Avogadro number, and Avogadro number is equal to 6.022 into 10 to power 23. Avogadro नंबर के तौर में अपन निकाल सकते हैं. जितने भी नंबर दिए हुए हैं एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के या आयंस के, उसको अपन डिवाइड कर देंगे यहाँ पे Avogadro से. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हम अपन मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं इस मोल से आगे, और यहाँ हम बात करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट का. लिमिटिंग रिएजेंट. अब समझे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. नाम से ही क्लियर है कि यह थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में होगा. ठीक है, अपन मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपको क्वांटिटी में एक ऐसा रिएक्शन दिया है जहाँ पे हमें आपको क्वांटिटी दिया गया है, आइदर ग्राम में, मोल्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में. जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसमें क्वांटिटी दिया हुआ है और साथ में आपको एग्जैक्ट कोफिशिएंट दिए गए हैं. अगर ऐसा रिएक्शन है तो आपको केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा विदाउट अनयूज्ड आप लेफ्ट एनी रिएक्टेंट. किसी भी रिएक्टेंट के बचे हुए रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे क्वांटिटी मेंशन है आपको ग्राम में, मोल्स में या मॉलिक्यूल्स में, और वहाँ पे एग्जैक्टली कोएफिशिएंट लिखा हुआ है. तो ऐसे रिएक्शन आपको कंप्लीट होंगे बिना कुछ बचे, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन सपोज करो अगर ऐसा नहीं है
मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं दिया गया है किसी भी रिएक्शन में, तो वहाँ पे एक ऐसा क्वांटिटी जो टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और उसके कंज्यूम होने के बाद उसका इतना बड़ा रोल है कि वह आपको प्रोडक्ट के क्वांटिटी में वह एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर के तौर पे आता है। इनको क्या बोल सकते हैं अपन कि इन द गिवन रिएक्शन इफ नंबर ऑफ क्वांटिटी आइदर इन ग्राम और मोल और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट विथ एग्जैक्ट कोफिशिएंट, chemical reaction goes to completion without any reactant left unused. However, if exact proportion is not present, then the one which get totally consumed is known as limiting reagent. Limiting reagent decided the product quantity for given information. For example, 2 molecule of H2 plus O2 gives 2H2O. यहाँ पे 2 मोलिकुलर H2 आपको H2 है और एक O2 है, इनके कंबाइन होने से यहाँ पे क्या बन रहा है आपको H2O। अब यहाँ पास कितना है, 2 मोलिक्यूल H2 है और 2 मोलिक्यूल O2 है। सपोज करो ऐसा, ठीक है, कि यहाँ पे जो 2 मोल्स H2 है इसके बदले 4 मोल होगा H2, और यहाँ पे जो 1 मोल्स O2 है इसके बदले हाफ मोल होता, तो जो O2 है अगर यह हाफ मोल हो जाता, यह हाफ मोल O2 होता, तो यह हाफ मोल O2 लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर होता, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट एज इट इज अ मिनिमम अमाउंट एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन गिवन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। और वैसे केस में आपको 1 मोल H2O बनाने में पूरा O2 कंज्यूम होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके इस रिएक्शन में हमने बोला कि 2 मोलिक्यूल H2 और 2 मोलिक्यूल O2 है, जिससे कि 2 मोलिक्यूल H2O बन रहा है। सपोज करो 2 मोलिक्यूल H2 के बदले 4 मोलिक्यूल्स हो जाए, मतलब H2 डबल हो जाए और O2 1 के बदले हाफ हो जाए। ऐसा होगा तो अपने को अब 2 मोलिक्यूल H2O नहीं मिलेगा, अपने को 1 मोलिक्यूल H2O मिलेगा। और 1 मोलिक्यूल H2O में हमारे पास क्या यूज हुआ, हाफ मोलिक्यूल O2। तो हाफ मोलिक्यूल जो O2 होगा, तो यहाँ पे O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर किया जाएगा। आपको होता क्या है कि क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, या फिर उसके हेल्प से अपन आपको स्टोइकोमेट्रिक सॉल्व करने में हेल्प मिलता है। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पे अभी मोल के बारे में, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन आ रहा है आजकल, खूब। अच्छा, अपन यहाँ तक बढ़े हैं, आपका मैंने 2 टॉपिक कवर किया है, मोल कंसेप्ट और साथ में कवर किया है हमने लिमिटिंग रिएजेंट। आज लेक्चर फिनिश होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक पे 10-15 8 ऐसे ही इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, कहीं 15 भी है, और विथ सोल्यूशन है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको यह मिल जाएगा। वीडियो को देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं प्रिपेयर कर रखा हूँ, उसको जस्ट अभी सेंड करने वाला हूँ फिनिश होने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ऐसे इस चैप्टर में जो है ना, बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है, इसीलिए इसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा केयरफुली होना ज़रूरी होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिस टाइम इसको पढ़ रहे होते हैं, इनिशियली 11th में आते हैं, बहुत सारा चीज़ अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वह ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो ये मेरा कोशिश है कि इस चैप्टर में बहुत सारी बातें जो काम की नहीं हैं उनको साइड में हटाते हुए हम उनकी बात करें जिसकी ज़रूरत हमारे आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। तो उसी के ऊपर फोकस रखते हुए मैं यहाँ पे टॉपिक आज कवर कर रहा हूँ, इसीलिए पहले ही आपको बता दिया कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट वेट आप सबने कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट मतलब को अपन बताने का तरीका क्या होता है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में
या ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में या क्लोरीन के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सब्सटेंस में जाके कितना कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, ऑक्सीजन को रिप्लेस करे या क्लोरीन को रिप्लेस करे, पार्टिकुलर एक कंडीशन पे, पार्टिकुलर एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उससे इक्विवेलेंट वेट डिफाइन होता है। जैसे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस विच कंबाइन और डिस्प्लेसेस वन पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। वन पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP और 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। 8 पार्ट का मतलब हुआ 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP और 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब हुआ आपको 11.2 लीटर ऑफ Cl2 एट STP। फिर से बोलो, इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस विच कंबाइन और डिस्प्लेस, कंबाइन हो या फिर डिस्प्लेस हो, 1 पार्ट हाइड्रोजन से, 8 पार्ट ऑक्सीजन से और 35.5 पार्ट बाय वेट क्लोरीन से STP पे। तो अब अपने को ध्यान क्या रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन देता है और पूछता है इक्विवेलेंट वेट निकालें, आइदर एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, एलिमेंट्स के अलग अलग, रिड्यूसिंग एजेंट्स के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। इन 6 तरीक़ा से अपने को जानना है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट के ऊपर। पहला है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई वैलेंसी। हर एक एलिमेंट्स का अपना एक अलग वैलेंसी है और ख़ासकर ग्रुप में वैलेंसी ऑलमोस्ट सबका एक जैसा होता है, कुछ ना कुछ। ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइड बाई बेसिसिटी। ओके, चलिए उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइड बाई एसिडिटी। ओके, नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बेटा इसको नेगेटिव पढ़ना है, किसको पढ़ना है इसको, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर से रिपीट कर दूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई 1 मॉलिक्यूल्स। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई 1 molecule. Similarly, equivalent weight of oxidizing agent equal to molecular weight divided by number of electron gained by 1 molecules. मैं यहाँ पे सबको एक साथ रख दिया, चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह सारा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का एक जगह आ गया। मतलब एलिमेंट का निकालना है तो एटॉमिक वेट को वैलेंसी डिवाइड करेंगे, एसिड का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, अगर बेस का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी से आपको डिवाइड करेंगे, सॉल्ट का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट को टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करेंगे, अगर रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना लॉस करेगा एक मॉलिक्यूल उससे डिवाइड कर देंगे। वैसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया एक मॉलिक्यूल उससे अपन डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इससे आप प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन आता है और इजी भी है। इसके भी क्वेश्चन आज अपन डालने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर। एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर। ओके, एन फैक्टर आपका रिएक्शन कोई भी हो, रिडॉक्स हो या नॉन रिडॉक्स हो, इन सब में अपन एन फैक्टर लगाते हैं, जिसको अपन वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं। इनके लगाने से क्या फ़ायदा है थोड़ा समझ लो। आप रिएक्शन के बारे में डिटेल्स अच्छे से पता लगा सकते हो अगर आपको एन फैक्टर की समझ है तो। मतलब एन फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रिडॉक्स एंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शन थ्रू विच वी कैन प्रेडिक्ट द फॉलोइंग टू इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज it predicts the molar ratio of species
टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट। एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उनके मोलर रेशियो क्या है, उस रिएक्टेंट स्पीसीज का मोलर रेशियो क्या है, पता लगाने के लिए आपको एन फैक्टर बहुत बहुत ज़रूरी है। द रेसिप्रोकल ऑफ एन फैक्टर रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट इज द मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। द रेसिप्रोकल ऑफ एन फैक्टर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इज मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। जो भी एन फैक्टर रेशियो का रेसिप्रोकल होगा वो उसका मोलर रेशियो में कंसिडर किया जाता है। मान लेते आते एग्जाम्पल पे, फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स हैविंग एन फैक्टर स्मॉल ए रिएक्ट विथ वाई हैविंग एन फैक्टर स्मॉल बी, व्हेन देन इट्स एन फैक्टर रेशियो विल बी ए रेशियो बी। क्योंकि एन फैक्टर का रेशियो क्या हो गया, एक्स का ए है और वाई का बी है, ए रेशियो बी। सो मोलर रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी बी रेशियो ए। मतलब आपके जो एन फैक्टर के रेशियो होंगे उनको उल्टा कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, मोलर रेशियो निकल जाएगा। और रिएक्टेंट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको हो गया तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सारी कहानी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और यह बताया जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरी के थ्रू। आपका जो भी प्रोडक्ट है वह सबका सब रिएक्टेंट के एक्टिव मास से रिलेट होता है। और रिएक्टेंट को समझने में एन फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन बड़े बड़े बातों को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमारे पास एक्स वाई के साथ कंबाइन हुआ था, तो क्या लिखिए अपन, एक्स के कितने थे भाई, एन फैक्टर ए था और वाई का बी था, और इसके उल्टा होगा मोलर रेशियो, तो एक्स के लिए बी हो जाएगा और वाई के लिए ए। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बी एक्स प्लस ए वाई गिव्स प्रोडक्ट, जहाँ पे एन फैक्टर ऑफ ए, एन फैक्टर ए है ना एक्स का, और एन फैक्टर बी किसका है, वाई का। दोनों को उल्टा करके लिख दो, बन जाएगा आपके पास, देखो इधर है ना, ये वाला है ना। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट, सेकेंड थिंग, विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर और एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। आपको अगर एन फैक्टर मालूम है तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दोगे या एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। इक्विवेलेंट वेट का अपन डायरेक्टली फॉर्मूला भी देखें इधर ऊपर। इसके अलावा अपन एन फैक्टर के हेल्प से भी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ठीक है। और ये भी एक अच्छा और आसान तरीका है अगर आपको एन फैक्टर की समझ है या इसको समझ पाते हो तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो और इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नया चीज़ पे, वह है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर आते हैं। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के थ्रू अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। बताया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉर ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फॉर ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विवेलेंट of each reactant reacted equal to equivalents of each product form। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार जो भी रिएक्टेंट होंगे, जो रिएक्ट कर रहा है उसका इक्विवेलेंट आपको प्रोडक्ट जो बना है उसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लेते हैं हमारे पास ए प्लस बी कंबाइन हुआ जिससे सी प्लस डी मिला। अब ए बी के कंबाइन होने से सी डी मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड, ए रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड। ओके, तो ए बी दोनों रिएक्टेंट है तो इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट के तौर पे। लेकिन सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड, या ऐसे बोलो इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, और बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी प्रोड्यूस। मतलब ए को अपन बी के तौर पे या सी के तौर पे या डी के तौर पे किसी भी के साथ रिलेट करके हुए अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली बी को अपन ए के साथ
सी के साथ और डी के साथ रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सी को अपन बी के साथ, ए के साथ और डी के साथ रिलेट कर सकते हैं, या ऐसे बोले तो डी को अपन सी के साथ, बी के साथ और ए के साथ रिप्रेजेंट और रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल लाइन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है यह। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस कैसे निकालेंगे, उसको फॉर्मूला है इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में इक्विवेलेंस निकालने के लिए पूछता है और नॉर्मलिटी या मोलारिटी मेंशन रहता है या वॉल्यूम मेंशन होता है। वैसे कंडीशन में अपने को एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे रिएक्शन में अपने को एन फैक्टर की अगर समझ है तब जाके हम इजीली इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर। अगर नॉर्मलिटी नहीं है और क्या दिया है, मोलारिटी, तो मोलारिटी में जब एन फैक्टर इंटू करोगे तो नॉर्मलिटी निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नॉर्मलिटी नहीं दिया हो, क्या दिया है, मोलारिटी, मतलब अब आपको एन फैक्टर निकालना है, क्योंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। ओके, अब देखो इसमें नॉर्मलिटी और मोलारिटी दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका कहने का मतलब है टेम्परेचर जब चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होंगे, और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होंगे तो टोटल वॉल्यूम में चेंज होने के कारण नॉर्मलिटी और मोलारिटी भी चेंज होगा, और नॉर्मलिटी और मोलारिटी जब चेंज होंगे तो उस टाइम पे इक्विवेलेंट भी बदल सकता है। ठीक है, आई रिपीट, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एंड बाय द चेंज इन मोलारिटी एंड normality it is quite possible to change in the value of equivalent of any substance if we represent in the term of normality और molarity। ओके, चलिए एक और आते हैं, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे आज के लिए, इम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। दोनों अलग अलग चीज़ है, इम्पेरिकल क्या होता है, मॉलिकुलर क्या होता है, समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम आपको और करना है, किसी भी बुक से उठाना है आपको, इवन एनसीईआरटी भी आप ले सकते हो। आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉ केवल एंड केवल रीडिंग मार के उसको रट लेना है, ऐसे बोलोगे रट लो, मेडिकल वाले खास कर भाई। इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ सबको आता ही है। ठीक है, और ये सब लॉ जो है ना आपको रटना होना चाहिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ जो है एकदम बोलते हैं ना कि कुछ समझना नहीं है, सीधा रट लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार सीधे स्टेटमेंट पूछा है। तो स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो रटा होगा वही कुछ कर सकता है, और सेंटेंस वेरी सिमिलर होने के कारण कन्फ्यूजिंग है, तो अपने से थोड़ा उसको देख लेना है। बाद में बोलो कि सर पढ़े और फिर आया ही नहीं। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और भी, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है। लास्ट टाइम आपको इधर इस साल का तो याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली जेई में, लेकिन 2016 का मुझे कंफर्म याद है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूछा था वहाँ पे। ठीक है, और मेडिकल वाले आपके लिए रटना ही रटना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, पूछ दिया क्वेश्चन तो 4 नंबर लॉस हो जाएगा। चलिए आते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is the simplest whole number ratio of the atoms of element constituting its one molecule। मतलब the sum of atomic masses of the atom representing empirical formula is called empirical formula must। empirical formula किसी भी कंपाउंड के लिए एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, किसी भी एटम के लिए उसके एलिमेंट्स जितने एक मॉलिक्यूल्स में आते हों। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, एटम के लिए एटम का होल नंबर रेशियो है, जो कि एलिमेंट्स उसके अंदर, एलिमेंट्स मतलब
1 मोल में हो इसके रेस्पेक्ट में। और सबको एटॉमिक मास को अगर द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम रिप्रेजेंटिंग एम्पेरिकल फार्मूला, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम रिप्रेजेंटिंग एम्पेरिकल फार्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास, कितना बार एम्पेरिकल फार्मूला मास पूछता है, तो इसीलिए पहले आपको एम्पेरिकल फार्मूला क्लियर होना चाहिए और उसके बाद एटॉमिक मास के सम कर देंगे वहाँ पे, जो कि एम्पेरिकल फार्मूला में जितने भी एटम्स हैं उसके एटॉमिक मास को सम कर दोगे तो क्या निकल जाएगा उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड shows the actual number of atom of the element present in its one molecule। एक मॉलिक्यूल्स में एक्चुअल कितने नंबर आपको एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ से आपको बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसके द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम, एक के मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स है उसका सबका एटॉमिक मास ऐड कर देते हैं तो अपन क्या बनता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला वेयर n इज द सिंपल होल नंबर हैविंग वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा। तो क्या बोलेंगे अपन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ओके। और आपको बोलेंगे कि n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास। अगर सिंपल होल नंबर को निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को मास को डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो n निकल के मिल जाता है। चलिए कुछ चार्ट के तौर पे इसको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बता रहे हैं। वेट सैंपल लिए, वहाँ से वेट CO2 और H2O का लिए, फिर मोल कैलकुलेट किए कार्बन और हाइड्रोजन के, और उसके बाद रेशियो निकाले कार्बन और हाइड्रोजन के, इसको मोल रेशियो हुआ, और इससे जो निकला हुआ कैलकुलेटेड एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। तो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रह ही रहे, साथ में एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या है, यह ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ है, पहले पूछा था प्रीवियस ईयर एम्स में एक बार कि बताओ कितना SO3 ओलियम में प्रेजेंट है, फ्री SO3 ओलियम में प्रेजेंट है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया जा रहा है। अब मतलब परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम H2SO7। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, दैट इज ओलियम सैंपल इज 109%। इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ दिस ओलियम रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म 109 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको ओलियम के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन परसेंटेज मेथड लेते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 109 है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम जो है आपको जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो 109 ग्राम H2SO4 जनरेट करेगा। मतलब H2SO4 प्लस SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO7 होगा। भाई ये गड़बड़ हो गया, H2SO7 थोड़ा गड़बड़ हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअली SO3 रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म H2SO4 हेयर 9 ग्राम ऑफ H2O और हाफ मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ SO3। 9 ग्राम लो या हाफ मोल ले, बात बराबर हुआ। वैसे ही इसका कितना होता है, H2SO4 का 98 होता है, हाफ ले लो तो 98 नहीं, हाँ 98 होता है। अपन रिएक्ट करा रहे हैं SO3 से, तो SO3 का मास होता है आपको 80, हाफ हो गया 40, ठीक है। तो अब क्या बोल देंगे, इसको हाफ अवेलेबल है, पूरा होता तो 40 होता, और हाफ अवेलेबल है तो क्या बोलेंगे आपको, आधा कर दो, 80 का आधा कितना हो गया 40, परसेंटेज ऑफ फ्री। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सबके लिए नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन लगा रहा है एम्स का और कंफ्यूज हो रहा है कि क्या पूछ दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में था। एक और चीज़ है, मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू परसेंटेज लेबलिंग माइनस 100 डिवाइड बाई 18। कि सैंपल है पूछ रहा है कि बताओ कोई सैंपल दिया है जहाँ परसेंटेज लेबलिंग करके सेंटेंस लिखा हुआ है, या इतना परसेंट लेबल्ड, इतना परसेंट एसियोड लिखा हुआ है, उसमें से 100 माइनस कर दोगे, 18 से डिवाइड कर दोगे तो वाटर के मोल्स निकल जाते हैं। तो यह सब तरीका था, हमने आज इसमें से देखा। जो हमारा मेन पॉइंट था एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला
उसके बाद अपन देखें यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर देखे। उसके अलावा इक्विवेलेंट वेट आज हमने देखा, आप लिमिटिंग रिएजेंट देखे और देखे मोल कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट्स थे या ओवर होते हैं। अब आपको एक काम खुद से करना है, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपने से याद कर लेना है।